अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत और हसीन सुबह एक अच्छे मौसम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पहली बात तो ये कि हमज़ा शहबाज आज बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लेंगे और PTI दोबारा से वही, मतलब ये कि अब खेल ख़त्म होने का या हारने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप ग्राउंड में जो है वो वाशरूम करना शुरू कर दें। ये वो काम किया है PTI ने, लेकिन अब चूँकि हल्फ उठाने जा रहे हैं हमज़ा शहबाज, तो इनका अब सब कुछ फॉर्मली उड़ जाएगा। तो वो जो आप कहिए कि सख्त तनकीद का जो लहजा, लबो लहजा पहले भी मैंने कहा था कि अब वक्त चला गया, ताकत से ये चले गया, लेकिन आज के बाद मज़ीद इनके साथ यानी नरमी करने की ज़रूरत है, क्योंकि गिरते हुए लोगों को, या अब एक तारीख़ में जा रहा है एक मामला, अब इनको क्या मज़ीद धक्का दें इस काम के लिए। बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं, अब सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है और इनके लोग ऑलरेडी उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो अब एक वो मामला है जो चलेगा। एक तरह की यूँ समझे कि आप सियासी मैदान में हलचल रहेगी, स्कैंडल्स आते रहेंगे, शोर मचते रहेंगे, चस्का फरोशी होती रहेगी, लेकिन जो सीरियस हमारे पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, उस तरफ वो एक फोकस होता हुआ समाजी बहस का जो धारा है वो वहाँ पे नहीं है, वो अभी चस्काबाजी कर रहा है। खैर, करने दें। ARY का जो कल झूठी खबरें, ज़ाहिर है कि वो एक मलका हासिल है उसको, एक ट्रेड बाकायदा है, झूठ बोल के ट्रेड बनाना ARY का काम है। इसकी देखा देखी बाकी चैनल्स भी करते हैं। तो इन्होंने झूठी खबर ये चलाई कि जो मीनार पाकिस्तान में PTI का जलसा हो रहा था उस दौरान ये इन्होंने झूठी खबरें चलाई कि हमारा चैनल जो है नशरियात उसकी नहीं देखी जा रही, बंद किया जा रहा है। तो वो उस झूठी खबर पे, और उसके साथ फिर ज़ाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो दोबारा से कह दिया है, रीअश्योरेंस दे दी है कि कोई साजिश नहीं है। वो जो केबल है यानी ऑफिशियल एक दफ़ा फिर मोहर लग गई है कि वो बिल्कुल कोई साजिश नहीं थी, तो वो बयान दफन हो गया। ये दूसरी बार हुई है, यानी पहली जो था वो DG ISPR ने आके इस्त्री किया था इस पूरे अफवाह साजी को, लेकिन वो डाई डाउन नहीं हुआ। उसके बाद अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल है, जिसमें पूरी सारे सर्विसेज चीफ शामिल हैं, ये अब उनकी अथॉरिटी के साथ इशू हुआ है। ये बहरहाल उसको भी नहीं मान रहे। तो मरियम औरंगज़ेब ने जब ट्वीट किया कि एक चैनल जो है वो ये झूठी खबरें यानी फैला रहा है और उस पर नोटिस किया गया है, उस पर मरियम नवाज़ ने ये बहुत अच्छा किया, और फ्रंट फुट का ही ज़माना है कि उन्होंने उसको सिलेक्ट करके आगे फिर रीट्वीट किया और ये कहा कि एक चैनल नहीं, नेम इट, इट्स ARY। एक्सीलेंट अप्रोच। अब जो इस वक्त मीडिया वॉर है या आगे भी जो होगी, वो अगले झूठ बोलते हुए आपका नाम लेते हैं, शर्माते हैं। आप सच बोलते हुए लिहाज और रवादारी की बातें कर रहे हैं कि एक चैनल, नो नेम, चैनल को भी नाम ले और उस बंदे का भी नाम लेने झूठ बोलता है, वो आपके नाम ले रहा है। अच्छा, खैर, अच्छा जी, अब ये जितने भी लोग हैं आप देखेंगे कि वो यानी झूठ बोलकर कारोबार करने वाले, झूठी खबरें बेचने वाले, झूठे एनालिसिस बेचने वाले, इन लोगों में बाज़ बड़े यानी ज़ाहरी तौर पर दीनदार होंगे, दाढ़ियाँ रखी होंगी, अपनी नेकी के इश्तिहार वो अपने सोशल यानी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकाउंट, उस पर वो इश्तिहार लगाते हैं अपनी नेकियों के। कभी वो कुरान मजीद की आयत लगाएंगे, कभी दुरूद शरीफ लगाएंगे, कभी कोई दुआ लगाएंगे, और साथ फिर वो गिरती हुई अखलाकी इक़दार पे बड़ी तशवीश का इजहार करेंगे। उनके नज़दीक सारी जो गिरती हुई अखलाकी किरदार है उसका ताल्लुक कपड़ों से है, औरत जो पहनती है, उसका कोई ताल्लुक करप्शन से नहीं है, झूठ बोलने से नहीं है, डाका मारने से नहीं है, फराह गोगी की करप्शन पे जो खामोश रहे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी डाकों में आइन तोड़ने, कानून तोड़ना, सोशल फैब्रिक तबाह करके रख दिया, गालम गलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ ये है कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं किसी औरत ने। तो ये लोग हैं जो अब आज़ादी सहाफ़त का नाम लेकर आएंगे और झूठ के खिलाफ कार्रवाई, झूठे चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई को ये आज़ादी सहाफ़त बताएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस चीज़, यानी अगर झूठ बंद हो गया और मीडिया को सच पे मजबूर कर दिया गया, इनका क्या बनेगा? इनकी तो रोटी सारी चल रही है, दिहाड़ियाँ सारी चल रही हैं झूठ पे। इन्होंने करने होते हैं ब्लैकमेल। झूठी खबर लगाई, एक को झूठी खबर लगा के जलील किया, और उसी तबके के 9 लोग और पकड़ के कि देखो उसके साथ हमने क्या किया, वो बाकियों से पैसे पकड़ लेने होते हैं इन्होंने। ये है कारोबार। तो इस झूठ के कारोबार को बंद करने पर तकलीफ जिन जिन लोगों को होगी, आप हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाम आके सामने आके इस कार्रवाई के खिलाफ कहेंगे कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये तो आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, हालांकि वहाँ पे सहाफ़त हो ही नहीं रही सिरे से। आप मुझे बताइए, आप अगर सरमायादार हो, इंसान ही होता ना वो भी, आपके पास अगर समझें अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया है, तो पैसा होने के बावजूद यार आप 3.5 से 4 अरब रुपए, या मतलब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और महीने के करोड़ों रुपए की आप फीसें इसलिए दे रहे हैं कि आपको लोगों तक खबरें पहुँचानी है। यानी आप लोगों को बहुत खिदमत करना चाह रहे हैं। यानी आप कोई ये कहना चाहिए कि इतलात के और नशरियात के मैदान में आप तो अब्दुल सत्तार ईदी बनना चाह रहे हैं।
इतना ही नेकी है तो भाई इतना करोड़ों रुपए तू जाके किसी को, गरीबों को यानी अस्पताल में दे दें, आप को लंगर खानों में दे दें, कोई जहेज़ का बंदोबस्त करें, यानी हज़ारों काम है जो हो सकते हैं। सरमायादार करोड़ों रुपए महीने का नुकसान उठा के एक टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल कभी इसलिए नहीं चलाता कि उसको लोगों को खबरें सुनानी होती हैं। वो अपने कारोबार को और ब्लैकमेलिंग करने के लिए, सियासत करने के लिए, ज़मीनों पे कब्जे करने के लिए उसको एक पावर चाहिए होती है। वो उसका अंधा इस्तेमाल करके, नाजायज़ काम करके, झूठ बोल के पैसा कमाता है। और इस ट्रेड को ख़त्म करने का कोई आज़ादी सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये सहाफ़त हो ही नहीं रही जिसकी आज़ादी, जिस पर कदगन लगाई जाए। कोई सहाफ़त करे तो उस पर आप कदगन लगा सकते हैं, सहाफ़त हो ही नहीं रही तो वहाँ पर क्या कदगन लगानी? ये तो है ही फ्रॉड, क्रिमिनल है सारे बैठे हुए। अच्छा जी, पीटीआई के बारे में मैं प्लीज़ आपसे अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत से यानी आपका इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, जो मैं करता हूँ जिम्मेदारी समझ के करता हूँ। और बहुत जो मैंने आपसे गुजारिश करूँ कि पीटीआई के कुछ जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, उनसे बात करने के बाद, और जो यानी मेरे वो असातिज़ा, एक यहाँ ब्रूनल यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे साथ है, यहाँ बड़े अच्छे पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, वो जो दोस्त हैं उनसे गपशप लगती है, आदमी को सीखने का मौका मिलता है। तो जो एक नई तरह से मैंने सीखा, जब इसको मैंने पीटीआई का पूरा तबका देखा, कुछ लोगों से मैंने बात की जो जिन पर पढ़े लिखे होने का इल्ज़ाम सच्चा है, यानी बाकी पढ़े लिखे लोग, कि ये जो मामला है कि ये क्या वजह है कि एक, यानी मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें, ब्रिटिश नेशनल पार्टी जो है ना, यहाँ की एक नस्ल परस्त जमात है बरतानिया में, और जितना यहाँ पे तालीमी मयार है स्कूल्स में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ हमने तो किताबों में पढ़ा, फिल्में देखी हैं, यहाँ तो बम बरसे हैं, जर्मन एयरफोर्स ने बम बरसाए हैं, यहाँ इनका डायरेक्ट तजुर्बा है। तो फाशिज्म और पॉपुलिज्म और नस्ल के ऊपर पॉलिटिक्स करनी, यहाँ पर रद्द-ए-अमल उसका ज़्यादा है, क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा है और तालीम यहाँ बहुत बेहतर है। तो मैंने उसकी मिसाल देते हुए, यहाँ एक जो पढ़ाते हैं ब्रूनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, मैंने उनसे ये कहा कि मैं ब्रिटिश नेशनल पार्टी को मैं एक मिसाल के तौर पे देखता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद एक नस्ल परस्त जमात को जब उन्होंने वोट देने शुरू किए, तो यहाँ ये बहस उस ज़माने में आई, ये 2003-2004 की बात है, कि कैसे मुमकिन है कि बरतानिया के लोग जो है वो नस्ल परस्ती को वोट दे रहे हैं, जो मतलब इतने अजाब से गुजरे हैं। तो उसका फिर जो स्टडीज़ उस ज़माने मुख्तलिफ हुई, यूनिवर्सिटीज़ करती हैं ज़्यादातर, आमतौर पर उनके ग्रुप्स होते हैं जो ये करते हैं, तो उसमें उन्होंने जो मतलब जो पहली रिसर्च का मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उस ज़माने में, तो वो आया ये कि जब उन्होंने बीएनपी के वोट बैंक को देखा, तो उसमें सिंगल मदर्स की एक बड़ी, यानी वाइट ट्रैश जिसे कहते हैं, वाइट ट्रैश का मतलब ये कि यहाँ पे लोग जो जिप्सीज़ होते हैं, खाना बदोश, या यहाँ के वो आपका ये सोसाइटी का एक बेकार हिस्सा जिसने कभी को काम नहीं करना होता, यानी वो सारी ज़िंदगी सरकारी घरों में रहते हैं, सरकारी वजीफ़े लेते हैं। ये बच्चियाँ आमतौर पे इस क्लास की 16, 17, 18 साल में सिंगल मदर बन जाती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि इनको यानी अकेले रहने के लिए वो घर जो सरकारी मिलता है वो ज़रा देर क्यू लंबी होती है, लेकिन अगर बच्चा हो जाए तो फिर वो बड़ी जल्दी आपको मिल जाता है। तो वो बच्चे इसलिए पैदा करती हैं बहुत जल्दी कि वो अपने वालिदैन से अलहदा हों, उनको रहने के लिए घर मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। तो आमतौर पर ये 20-22 साल की बच्चियाँ, सिंगल मदर्स का एक ओशन है, यहाँ समंदर मिल जाएगा कि बॉयफ्रेंड आए छोड़ के चले गए, बॉयफ्रेंड आए, अब वो 1-2 बच्ची के साथ वो बैठी है, वाइट ट्रैश कह लीजिए। ये हर वैसे आपको मतलब है कि एशियन जो यहाँ बच्चियाँ पैदा, मतलब बहुत सारा, यानी वाइट ट्रैश इसलिए कहते हैं कि आबादी उनकी ज़्यादा है। तो वो उसमें सिंगल मदर्स का वोट बैंक था। वो गया पूछने के लिए, को 22 या 23 साल की बच्ची थी, सिंगल मदर, कि आपने बीएनपी को, ब्रिटिश नेशनल पार्टी को वोट क्यों दिया? आपको पता है कि ये मतलब है जंगें और नस्ल परस्ती और ये सारा। वो चुप करके सुनती रही। जब वो चुप हुआ बंदा, तो उसने जवाब दिया कि वो लैड कम्स टू माई होम, ही क्लीन्स माई गार्डन एवरी वीक। तो वो एक बिल्कुल ही नया, यानी उनके लिए वो चीज़ थी। फिर उन्होंने उसको बड़ी तफसील में लिखा कि वो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया और वो सब कुछ जहाँ पे डील कर रहा था, वो बीएनपी तो वहाँ से खेल ही नहीं रही। उसने तो कोई, अब उसने टारगेट किया लोएस्ट आईक्यू लेवल का, जो पॉलिटिकल आईक्यू लेवल लोएस्ट पॉसिबल हो सकता है वाइट ट्रैश में, उन्होंने उसको वहाँ टारगेट किया। और उसका मसला जो था वो सिंगल मदर का, कि उसके घर का जो लॉन है क्लीन साफ़ करने के लिए एक बंदा वो उसको चाहिए। उन्होंने लड़का एक भेजना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसको 40 पाउंड दे दिए होंगे, मतलब है कि वो जाके साफ़ कर दे। वो वीक में एक दफ़ा जाके, चूँकि उसका गार्डन साफ़ करता है, लिहाजा वो उसको वोट दे देती है। अब उसको इससे कोई गरज नहीं है कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो नस्ल परस्ती की हैं क्या नहीं। उसको क्या अमेरिका कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है, हिटलर कौन था, शी डजंट केयर। और लेकिन वो डेमोक्रेसी में तो जाहिर है कि एज ए नंबर शी एग्जिस्ट, मतलब ये तो है ना, नंबर गेम है यहाँ वो नहीं है मामला कि आपने, अल्लामा इकबाल भी कहते थे ना, जिस तरह उनको वो जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ थे, और एक वजह वो ये बताया करते थे अल्लामा इकबाल कि ये वो निज़ाम है जिसमें सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैंने जब उन प्रोफेसर की मिसाल दी कि ये
यानी लोएस्ट आईक्यू लेवल के साथ तो मुमकिन है कि हमारा इसके साथ, तो उसने कहा नहीं, ये उसने कहा ये एक चीज़ को आपने टारगेट किया है, पीटीआई के साथ मामला हो रहा है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली पाकिस्तान की सोसाइटी का यानी एक वो मतलब है कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ हुकूमत थी फ़ौज की और जागीरदार की। जागीरदार और फ़ौज के इस ट्रायका में अयूब खान ने वो जो इंडस्ट्रियल 22 ख़ानदान दाखिल किए, वो एक दौर था, वो भी कोई प्रॉपर सरमायादार निज़ाम नहीं था। जिसके बाद फिर हमारी जो इक्वेशन थी वो वही रही भुट्टो के ज़माने तक भी। ज़ियाउल हक के ज़माने में आके इसमें सनतकार दाखिल हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट दाखिल हो गए, एक नया तबका दाखिल हुआ जो ताकतवर हो चुका था और वो पावर में अपनी शमूलियत मांग रहा था, जो उसको मिली, ज़ियाउल हक ने दी। अगर तो ये ऑर्गेनिक आता तो इसमें 20-25 साल लगते, लेकिन चूंकि ये फौजी आमरीत से आया तो उन्होंने कट थ्रू करके एकदम पावर में आ गया। अब मुसीबत यह है कि 88 में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी, 10 या 12 करोड़ थी 1988 में। आज हमारी आबादी जो है ये 30 करोड़ के लगभग हो गई है। ये झूठ बोलते हैं 22 करोड़ से बहुत ज़्यादा है, ये को 28-30 करोड़ हम पहुंच चुके हुए हैं। यानी उस वक्त से लेके अब तक एक नई जनरेशन आ गई है जो यानी इंडस्ट्रियल सनतकारों के बाद की रियलिटी है। यानी टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने जो एक पूरी जनरेशन तैयार कर दी है, वो भी जिनका जरिया मौश इनके साथ मुंसलिक है, और जो ज़ाहिर है बहुत कम है, लेकिन वो भी जो ट्रेड करता है या इनका व्यूअर है या उनके साथ वो लिंक्ड है, और उसकी डिसीजन मेकिंग में ये जो एप्स हैं और डिजिटल वर्ल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी डिसीजन मेकिंग में, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट एवरी डे उनकी डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, तो ये जो अब नया तबका है पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, ये है वो तबका जिससे पाकिस्तान की कोई भी रिवायती जमात उसको रिलेट नहीं कर पा रही उससे। वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो MQM हो, वो कोई हो, वो इस बहुत करोड़ों की तादाद में ये एक तबका है जो कि मॉडर्न है। ये मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट में भी वो लोग हैं, और ये यूथ भी है, और जो लोएस्ट IQ लेवल के लोग नीचे वाले हैं वो भी हैं। ये सारे वो लोग हैं। ये अब 2 अलग क्लासेस हैं, लेकिन ये जो मिडिल क्लास और ये वाला जो तबका है, ये इमरान खान को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि ये बेवकूफ़ बिल्कुल ही जैसा हम इनको कहते हैं ज़ॉम्बीज़। ये अब यानी इनके इंसानी तौर पर इनके मसले को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इनकी तमाम तर इनकी हमाकतें, इनका झूठ, इनका नातजुर्बेकारी के बावजूद अब मुझे कम अज़ कम इन पर गुस्सा नहीं आ रहा, अब मुझे इन पर तरस आता है, अब मुझे इन पर रहम आता है, क्योंकि हुकूमत से तो निकल गए ना, अब इनको जूते पड़ रहे हैं। इनकी अगर आप देखें ना कि ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, वो जुनून एक्चुअली है क्या, उसके पीछे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। इमरान खान को छोड़ दें, ये तो अब हिस्ट्री हो गया, लेकिन ये इमरान खान का एक सियासी मकबरा बना लेंगे, ये उस मकबरे के साथ रहेंगे, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं जाएंगे, ये बिलावल के साथ या मौलाना के साथ या MQM के साथ ये लोग नहीं जाएंगे। और इंसानी तौर पर अगर आप गौर करें कि इनका प्रॉब्लम क्या है, ये एक बहुत बड़ा तबका करोड़ों की तादाद में जो कि मॉडर्न तबका है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वाला जो एक पूरी जनरेशन है, इनकी रिप्रेजेंटेशन इन रवायती सियासी जमातों में नहीं है। ये खुद को रिलेट नहीं कर सकते हैं उसके साथ। इमरान खान की हमाकतें जानते हैं, उसके झूठ जानते हैं, लेकिन ये उसके सियासी मकबरे के साथ रह लेंगे, क्योंकि ये इनको अब एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना जिसमें इनकी नुमाइंदगी हो। और ये चूंकि बहुत पावरफुल क्लास है, ये तरखानों की, किसानों की, वैगन ड्राइवरों की, अंजुमन फल फ्रूट फरोशों वाली क्लास नहीं है, ये डिफरेंट पढ़ी लिखी क्लास है। तो वो जो पहले वाली तरखान, दर्जी, बस ड्राइवर, रक्षा ड्राइवर, उनकी नुमाइंदगी हमारी असम्बली में नहीं है। वो चूंकि कमज़ोर तबका था, मार खाता गया। ये वो तरखान या वो गरीब मजदूर बनने पे तैयार नहीं है। ये बैंक में काम करते हैं, ये IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ये जुडिशरी में भी हैं, ये मीडिया में भी हैं। ये लोग उस तरह चुप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लोग, अब व्लॉग बड़ा लंबा हो गया, बस मैं इस बात पे व्लॉग ख़त्म करता हूँ कि ये लोग, ये बहुत बड़ा तबका जो ख़ुद को रिलेट नहीं कर पा रहा रवायती सियासी जमात से, ये तबका इमरान खान के भूत के साथ भी रहने को तैयार है। कब तक? जब तक कोई और आदमी आके इमरान खान को रिप्लेस नहीं कर देता। ये बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का, ये प्रेजेंट है, ये मौजूद है। इमरान खान जाएगा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, और इनको अपनी एक क़यादत चाहिए। इस वक्त अगर कोई इंटेलिजेंट पाकिस्तान में ग्रुप है तो उसको इस पर काम करना चाहिए कि इमरान खान के बाद उसके ये छोड़े जो यतीम मस्कीन पीछे पूरा ग्रुप बच जाएगा, इसको कैप्चर कौन करता है, कैसे करना है। वो काम आज से शुरू होगा, 5 से 7 से 8 10 साल तक
ये प्रोजेक्ट वाइबल है और ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो एक लीडरशिप इनके लिए बनाए, इनमें से निकाले और उसके बाद काम शुरू करे। 8-10 साल में वो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन फोर्स हो जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि क्या इस ग्रुप को PMLN, पीपल्स पार्टी, रिवायती सियासी जमातें वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएंगी? टेक्निकली कर सकती हैं, टेक्निकली कर सकती हैं, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। ये इंटेलिजेंट हैंडल करके इनमें से कुछ लोगों को आप ला सकते हैं, सारे ये नहीं आते, क्योंकि यहाँ भी जो एक रवायती लिबास और रवायती अंदाज है, अगर ये उस रवायत को, रवायती सियासी पार्टियाँ अपनी रवायत को तोड़ेंगी तो जो इनका अपना वोट बैंक है वो मुतासर हो जाता है। तो अब बड़ा मुश्किल सवाल है कि इन दो क्लासेस को कैसे आप दोनों इकट्ठा साथ लेके चलना है। अभी तक सारी की सारी जमातें नाकाम हैं और इस हकीकत को रियलाइज़ करने में भी नाकाम है। तो देखते हैं कि फिर ये क्लास जो है अपना नया लीडर 8-10 साल में ये निकाल लेगी, ये रवायती सियासी पार्टियों के साथ नहीं जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान के हर हमसाये को, चीन, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और टोक्यो से लेकर वेनेजुएला तक, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया सब को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।